चलिए आज हम बात करेंगे भारत की सैन्य शक्ति से जुड़ी न्यूज़ के बारे में। क्या भारत अब दक्षिण एशिया की सबसे मजबूत परमाणु शक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है? सिपरी की नई रिपोर्ट में भारत के परमाणु हथियार 190 बताए गए हैं। पहली बार कुछ परमाणु वारहेड्स की तैनाती भी चर्चा में हो रही है। क्या ये चीन और पाकिस्तान को रणनीतिक संदेश है या फिर एशिया में एक नई परमाणु प्रतिस्पर्धा की शुरुआत होने वाली है? तो अगर न्यूज़ देखें तो भारत ने पहली बार 12 परमाणु जो बम हैं वो तैनात किए हैं और 2 साल में देश में एटम जो हथियार हैं वो 180 से बढ़कर 190 तक पहुंच चुके हैं और पाकिस्तान से 20 अभी हमारे जो हथियार हैं वो भी ज़्यादा हैं। तो चलिए इससे जुड़े सभी जो पॉइंट्स हैं उन्हें टॉपिक वाइज अच्छे से हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम हमारी जो न्यूज़ है उसे पृष्ठभूमि जो है उसकी उसे समझते हैं। तो SIPRI यानी कि सेपरी जो ईयर बुक है वो 2025 की रिपोर्ट में भारत के परमाणु हथियारों की संख्या 190 बताई गई है इस रिपोर्ट में, जो कि 2023 में लगभग 180 थी। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पहली बार कुछ परमाणु वारहेड्स को तैनात स्थिति में रखा है जिससे उनकी परिचालन क्षमता बढ़ी है। चीन द्वारा तेजी से परमाणु शस्त्रागार का विस्तार और नई मिसाइल प्रणालियों का विकास भारत की सुरक्षा चिंताओं का प्रमुख कारण है। पाकिस्तान के परमाणु एवं सामरिक हथियार कार्यक्रम को देखते हुए भारत अपनी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर रहा है। भारत लगातार अपनी न्यूक्लियर ट्रायड भूमि, वायु और समुद्र आधारित परमाणु क्षमता को सुदृढ़ करने पर काम कर रहा है। ये वृद्धि भारत की क्रिटिकल मिनिमम डेटरेंस और नो फर्स्ट यूज नीति के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप मानी जा रही है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में रूस यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया तनाव और अमेरिका चीन प्रतिस्पर्धा के कारण परमाणु सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ी हैं। भारत NPT का सदस्य नहीं है, लेकिन जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में अपनी निरोधक क्षमता और रणनीतिक संतुलन बनाए रखने पर भी जोर देता रहा है। बात करें सेपरी क्या है, SIPRI क्या है, ये स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसकी स्थापना 1966 में की गई थी। इसका मुख्यालय स्टॉकहोम स्वीडन में है। इसके कार्य हैं वैश्विक सैन्य खर्च का अध्ययन करना, हथियार नियंत्रण पर शोध करना, परमाणु हथियार की निगरानी करना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा रिपोर्ट जारी करना। वहीं सिपरी की रिपोर्ट को वैश्विक स्तर पर विश्वसनीयता माना जाता है। ये केवल परमाणु हथियारों की संख्या ही नहीं बताता बल्कि वैश्विक सैन्य खर्च, हथियारों के व्यापार और अन्य जो पॉइंट्स हैं जैसे संघर्ष क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा रुझानों पर भी वार्षिक रिपोर्ट जारी करता है। इसकी रिपोर्ट का उपयोग संयुक्त राष्ट्र नीति निर्माताओं और शोध संसाधनों द्वारा व्यापक रूप से भी किया जाता है। बात करें भारत के परमाणु हथियार की वर्तमान स्थिति के बारे में तो ये 2023 में 180 थे जो कि बढ़कर 2025 में 190 तक पहुंच चुके हैं। 2 वर्षों में लगभग 10 से 12 वारहेड्स की वृद्धि हुई है। पहली बार कुछ वारहेड्स को ऑपरेशनल तैनाती में रखा गया है। भारत अपने न्यूक्लियर जो ट्रायड है यानी कि परमाणु त्रिकोण को मजबूत कर रहा है। भूमि आधारित, वायु आधारित और समुद्र आधारित अपनी जो नीतियां हैं उनको मजबूत कर रहा है। न्यूक्लियर ट्रायड किसी भी परमाणु शक्ति की सबसे विश्वसनीय प्रतिरोधक क्षमता मानी जाती है क्योंकि भूमि, वायु और समुद्र तीनों माध्यमों से परमाणु हमला करने की क्षमता होने पर दुश्मन के लिए पूरे सिस्टम को एक साथ निष्क्रिय करना बेहद कठिन हो जाता है। अब बात करें नो फर्स्ट यूज़ के बारे में, नहीं बात करें तैनात परमाणु हथियार का अर्थ क्या होता है, यानी कि जो तैनात किए गए हैं उनका जो हथियार है उनका अर्थ क्या होता है। तो परमाणु हथियार जो हैं वो 2 प्रकार के माने जाते हैं, डिप्लॉयड वॉरहेड्स और स्टॉर्म वॉरहेड्स। जो डिप्लॉयड वॉर जो हेड्स होते हैं वो सेना के उपयोग हेतु तैयार होते हैं, मिसाइल, पनडुब्बी या एयरबेस पर मौजूद तैनात रहते हैं। आवश्यकता पड़ने पर तुरंत इनका जो इस्तेमाल है वो तैयार होता है, ये तैयार किए जाते हैं तुरंत इस्तेमाल करने के लिए। तुरंत इनका इस्तेमाल है जो किया जाता है। स्टोर्ड जो वॉरहेड्स होते हैं वो भंडारण में रखे जाते हैं, तुरंत उपयोग के लिए तैयार नहीं होते, इन्हें समय लगता है। भारत ने पहली बार कुछ वॉरहेड्स को सक्रिय तैनाती में रखा हुआ है, यानी कि वर्तमान में कुछ ऐसे वॉरहेड्स हैं जो भारत ने वर्तमान में जो तैनाती पर रखे हुए हैं। बात करें भारत के परमाणु हथियारों के विकास के बारे में
तो 1974 में पोखरण में पहला जो स्माइलिंग बौद्धा परमाणु परीक्षण भारत ने किया था। और सेकंड जो पोखरण में किया था वो 1998 में किया था, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार जो थी उनके दौरान। भारत ने स्वयं को परमाणु शक्ति भी घोषित किया है। इसके बाद भारत ने अग्नि मिसाइल विकसित की हैं, परमाणु पनडुब्बियां बनाई हैं, परमाणु कमान प्रणाली भी विकसित की हैं। यानी कि जो भारत है तैनात परमाणु जो हथियार हैं वो काफ़ी अधिक मात्रा में वृद्धि की है, जिसमें भारत का परमाणु कार्यक्रम वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता का महत्वपूर्ण उदाहरण है। होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई और एपीजे अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिकों ने इस कार्यक्रम की नींव मजबूत की। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद स्वदेशी तकनीक विकसित कर परमाणु शक्ति के रूप में अपनी जो पहचान है वो बनाई है। अब बात करें परमाणु जो हमारा त्रिकोण है उसके बारे में, न्यूक्लियर ट्राइड के बारे में, तो भारत उन चुनिंदा देशों में है जिनके पास न्यूक्लियर ट्राइड है। भूमि आधारित क्षमता, न्यूक्लियर ट्राइड मतलब जमीनी स्तर पर, वायु स्तर पर और जल स्तर पर, तीनों स्तर पर। भूमि आधारित क्षमता की बात करें तो इसमें अग्नि श्रृंखला है, जिसमें अग्नि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ तक पहुंच चुके हैं। अग्नि जो फिफ्थ है वो लगभग 5000 प्लस किलोमीटर तक लंबी इसकी रेंज है और चीन तक पहुंचने में ये सक्षम है। वायु आधारित क्षमता की बात करें तो इसमें लड़ाकू विमान है हमारे जो हैं माइरेज 2000, जैगुआर और राफेल जो हैं वो ये परमाणु हथियार ले जाने में काफ़ी सक्षम होते हैं। समुद्री क्षमता की बात करें आईएनएस अरिहंत की, तो भारत की परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी SSBN है। जो आईएनएस अरिहंत की बात करें तो ये दूसरी SSBN है। K-15 और K-4 मिसाइल्स की बात करें तो पनडुब्बी से प्रशिक्षित परमाणु मिसाइल्स हैं। समुद्री क्षमता भारत की दूसरी प्रहार क्षमता को मजबूत बनाती है। यानी कि जो परमाणु त्रिकोण है वो किसी भी परमाणु शक्ति के लिए सबसे सुरक्षित प्रतिरोधक ढांचा माना जाता है। यदि दुश्मन भूमि या वायु आधारित परमाणु क्षमता को नुकसान पहुंचा दे तो तब भी पनडुब्बियों से जवाबी हमला संभव रहता है। इसी कारण समुद्री परमाणु क्षमता को रणनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। बात करें भारत की जो परमाणु नीति है उसके बारे में, तो इसमें नो फर्स्ट यूज़ NFU का इस्तेमाल होता है। भारत की आधिकारिक नीति जिसमें भारत पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन यदि भारत पर परमाणु हमला हुआ तो वह जवाबी हमला करेगा। क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस की बात करें तो भारत का लक्ष्य है हथियार की अंधाधुंध होड़ नहीं करनी, केवल इतना परमाणु भंडार रखना है जिससे दुश्मन हमला करने से डरे। भारत जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में शक्ति सुरक्षा, शांति सुरक्षा और रणनीतिक संतुलन पर जोर देता है। यानी कि जो भारत है वो परमाणु नीति जिम्मेदार परमाणु शक्ति की छवि प्रस्तुत करती है। भारत ने हमेशा परमाणु हथियारों को युद्ध लड़ने के साधन के बजाय युद्ध रोकने के साधन के रूप में देखा है। इसी कारण भारत निरस्त्रीकरण और वैश्विक परमाणु सुरक्षा पर भी जोर देता रहा है। भारत की परमाणु कमान की बात करें तो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी NCA दो भागों में कार्य करती है, पॉलिटिकल काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल। पॉलिटिकल जो काउंसिल है उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं उनके द्वारा उनकी भूमिका इसमें होती है। परमाणु हथियार उपयोग का अंतिम अधिकार जो है जो प्रधानमंत्री हैं उनके पास होता है। यानी कि जो परमाणु हथियारों की कमान की बात करें तो परमाणु हथियारों के नियंत्रण के लिए स्पष्ट राजनीतिक और सैन्य ढांचा होना आवश्यक है। भारत में परमाणु कमान व्यवस्था का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी परिस्थिति में परमाणु हथियारों का उपयोग केवल सर्वोच्च राजनीतिक नेतृत्व की अनुमति से ही हो सकता है। बात करें भारत बनाम पाकिस्तान के बारे में, तो भारत के पास 190 परमाणु वॉरहेड्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 170 हैं। इसमें 20 जो वॉरहेड्स हैं उनका डिफरेंस देखा जा रहा है। पाकिस्तान की अगर रणनीति की बात करें तो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी ये इस्तेमाल करता है और टैक्टिकल जो न्यूक्लियर वेपन्स ये इस्तेमाल करते हैं, जबकि भारत जो है वो नो फर्स्ट यूज़ नीति अपनाता है और सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी रखता है। भारत की नो फर्स्ट यूज़ नीति और सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी उसे एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति बनाती है। यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु संतुलन दक्षिण एशिया की सुरक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोनों देशों के बीच कई बार सैन्य तनाव
उत्पन्न हुए हैं, लेकिन परमाणु प्रतिरोधक क्षमता ने पूर्ण युद्ध की संभावना को सीमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बात करें भारत और चीन के बारे में, भारत बनाम चीन के बारे में, तो चीन और भारत के बीच काफ़ी लंबा डिफरेंस है। जब भारत को देखें तो 190 जो वॉरहेड्स हैं वो हैं, जबकि चीन के पास 600 प्लस वॉरहेड्स हैं। तो चीन भारत से काफ़ी आगे है। चीन की परमाणु क्षमता भी काफ़ी अधिक है, जिसमें DF-41 ICBM, जिसमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक पर तेजी से प्रगति चीन ने की है। बड़ी परमाणु पनडुब्बी क्षमता है, समुद्र से सुरक्षित दूसरी प्रहार क्षमता है। चीन की तेजी से बढ़ती परमाणु क्षमता जो है वो भारत के लिए एक प्रमुख राजनीतिक चुनौती बनी हुई है। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर समय समय पर तनाव देखने को मिलता है। चीन की बढ़ती सैन्य और परमाणु क्षमता भारत के लिए एक दीर्घकालिक रणनीतिक चुनौती है। इसीलिए भारत अपनी मिसाइल और समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। बात करें विश्व के परमाणु जो हथियार संपन्न देश हैं उनके बारे में, तो रूस 5459 जो परमाणु वॉरहेड्स हैं, अमेरिका के पास 5177 हैं, चीन के पास 600, फ्रांस के पास 290 हैं और ब्रिटेन के पास 225, भारत के पास 190 हैं, पाकिस्तान के पास 170 हैं, इजराइल के पास 90 हैं, वहीं उत्तर कोरिया के पास 50 परमाणु वॉरहेड्स की जो लिस्ट है वो निकलकर सामने आई है। दुनिया के अधिकांश परमाणु हथियार रूस और अमेरिका के पास हैं। शीत युद्ध के दौरान शुरू हुई हथियार की होड़ का प्रभाव आज भी वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था पर दिखाई देता है। वर्तमान में चीन सबसे तेजी से अपने परमाणु भंडार का विस्तार कर रहा है। बात करें NPT की, बात करें ये क्या है, तो ये न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी है जो कि 1968 में हुई थी। इसका उद्देश्य था परमाणु हथियारों का प्रसार को रोकना। भारत ने NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए थे क्योंकि इसके कारण थे। भारत का मानना है कि ये जो संधि है वो भेदभावपूर्ण है। 1967 से पहले परमाणु शक्ति बने देशों को विशेष दर्जा देती है, यानी कि जो NPT है वो भारत NPT का सदस्य नहीं है, फिर भी उसका परमाणु अप्रसार रिकॉर्ड काफ़ी मजबूत माना जाता है। भारत ने अब कभी भी परमाणु तकनीक या हथियारों के प्रसार में भाग नहीं लिया है। इसी कारण कई देशों ने भारत को जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में स्वीकार किया है। बात करें CTBT की, ये क्या है, तो ये कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी है जिसके परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध ये लगाती है। भारत ने हस्ताक्षर इस पर भी नहीं किए हैं। इस पर भी भारत का तर्क है कि संधि असमान है, राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित इससे हो सकती है। भारत ने CTBT पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, लेकिन 1998 के बाद से उसने स्वैच्छिक रूप से कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया है। भारत का मानना है कि किसी भी वैश्विक संधि को सभी देशों के लिए समान और न्यायसंगत होना चाहिए। बात करें FMCT की, ये क्या है, तो ये फिसल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी है। इसका उद्देश्य है हथियारों के लिए उपयोग होने वाली विखंडनीय सामग्री के उत्पादन पर रोक लगाना। भारतीय वार्ताओं का समर्थन करता है लेकिन संतुलित समझौता इसका नहीं चाहता है। FMCT पर सहमति बनने से वैश्विक परमाणु हथियारों की दौड़ को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। हालांकि कई देशों के बीच इस बात को लेकर मतभेद है कि संधि केवल भविष्य के उत्पादन पर लागू हो या मौजूद भंडार पर भी। बात करें परमाणु हथियारों में वृद्धि के दौरान कारणों के बारे में, परमाणु हथियारों में वृद्धि के कारणों के बारे में बात करें तो चीन का सैन्य विस्तार तेजी से परमाणु हथियारों पर रहा है। पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम सामरिक परमाणु हथियारों पर जोर देता है। दो मोर्चों की चुनौती है जिसमें चीन और पाकिस्तान दोनों हैं। समुद्री सुरक्षा की बात करें तो हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा काफ़ी बड़ा संकट और कारण देखी गई है। यानी कि परमाणु जो क्षमता है वर्तमान में काफ़ी इसमें होड़ वर्तमान में देखी जा रही है। वर्तमान वैश्विक सुरक्षा वार्ताओं में बढ़ती भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, सीमा विवाद, तकनीकी विकास और क्षेत्रीय अस्थिरता ने कई देशों को अपनी रक्षा क्षमताएं बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। भारत की परमाणु क्षमता में वृद्धि को भी इसी व्यापक रणनीतिक संदर्भ में देखा जाता है। बात करें भारत के लिए लाभों के बारे में तो मजबूत प्रतिरोधक क्षमता है भारत की, राष्ट्रीय सुरक्षा में वृद्धि है, चीन पाकिस्तान के विरुद्ध संतुलन है, वैश्विक रणनीति महत्व में वृद्धि है और दूसरी प्रहार क्षमता भी मजबूत है।
यानी कि मजबूत परमाणु प्रतिरोधक क्षमता भारत को अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने में सहायता करती है। इससे भारत की रणनीतिक विश्वसनीयता बढ़ती है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसकी सुरक्षा संबंधी चिंताओं को अधिक गंभीरता से लिया जाता है। बात करें चुनौतियों के बारे में तो हथियारों की दौड़ का खतरा है, रक्षा खर्च में वृद्धि हो रही है, परमाणु दुर्घटनाओं का जोखिम है और दक्षिण एशिया में तनाव बना हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय जो दबाव हैं वो भी देखे गए हैं। परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ने के साथ सुरक्षा, रखरखाव, लागत और आकस्मिक दुर्घटनाओं की रोकथाम जैसी जो चुनौतियां हैं वो भी बढ़ जाती हैं। इसके अलावा हथियारों की क्षेत्रीय दौड़ से तनाव बढ़ने और विश्वास निर्माण उपयोग के कमजोर पड़ने का खतरा भी रहता है। निष्कर्ष की बात करें तो भारत द्वारा परमाणु शस्त्रागार को 190 वारहेट्स तक बढ़ाना केवल संख्या में वृद्धि नहीं बल्कि उसकी दीर्घकालिक प्रतिरोधक क्षमता है। परमाणु त्रिकोण की मजबूती और बदलते भू राजनीतिक वातावरण में राजनीतिक तैयारी का संकेत है। भारत अभी भी नो फर्स्ट यूज और क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस की नीति पर कायम है, जिससे सुरक्षा और जिम्मेदार परमाणु शक्ति के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।